बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की 19 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अली जरदारी साहब ने वफाकी वज़रा से हल्फ लिया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। सेनेट की खाली होने वाली 48 नशिस्तों पर पोलिंग जो है 12 अप्रैल को होगी। इसके अलावा साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील काबिल समात होने पर पीटीआई वकला से दलाइल तलब कर लिए गए हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज जो है विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का सफ़र शुरू हो गया है? हुकूमत साजी अभी चल रही है। अभी तो सियासी इस्तेकाम, तो इसके बाद जब ये अपनी अपनी जगहों पे बैठेंगे जाके, तो उसके बाद फिर समझ में आएगा और काम शुरू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम जितने हमारे नाजरीन हैं और जो नाजरीन नहीं भी हैं तमाम दुनिया में, रमज़ान मुबारक हो सबको मेरी जानिब से और हमारी सारी टीम की जानिब से और हमारे अदारे की जानिब से। और अल्लाह ताला ये महीना खैरियत से लेकर आए और इबादत कबूल फरमाए, और जो लोग इबादत में कोताही हो उनसे अगर किसी से, तो अल्लाह ताला उनकी भी जो है वो कबूल फरमाए, उनकी मजबूरियाँ जो भी उनके मसाइल हैं। तो ये महीना जो है ये बड़ा हमारे लिए मुक़द्दस महीना है। और सियासत पे बात करते हैं तो 19 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया, और ये दिन जो है ये इक़्तिदार का और ये एक ईवानों का आना जाना जो है, एक तरफ से दरवाज़ा खुलता है, एक तरफ से दरवाज़ा बंद होता है। आज जो है वो 19 रुकनी काबीना ने हलफ तो उठाया, लेकिन आज उसके साथ ही 52 सेनेटर्स आज अपनी उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई और वो सेनेटर नहीं रहे। और ये जो 52 सेनेटर्स हैं, इनमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, रज़ा रब्बानी साहब, मौला बख्चांडियो, फ़रोग़ नसीम, और इसमें जो है वो रुखसाना ज़ुबैरी साहिबा, मुज़फ़्फ़र शाह, इसहाक़ डार साहब, डॉक्टर शहजाद वसीम, आसिफ़ किरमानी, मुसद्दिक़ मलिक साहब, वलीद इकबाल, और उसके बाद मतलब 52 में से ये मैं चंद ना बताए। सादिक सिंदरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनकी मुद्दत भी ख़त्म हुई आज। और बहुत से हैं, तला महमूद साहब और आज़म स्वाति, मुश्ताक अहमद साहब। तो ये जो हैं ये इनकी और एक सीट पहले से खाली है क्योंकि इस्तीफ़ा दे गए थे, शौकत तरीन साहब। तो ये 52 सेनेटर्स आज चले गए, अपने ओहदों से अलग हुए, और 19 रुकनी काबीना जो है उसने हलफ उठाया। लेकिन जो महकमे हैं उनका जो ऐलान है अभी तक नहीं हुआ कि किसको कौन सा महकमा दिया जाएगा। और जो तहरीक इंसाफ है, उन्होंने इस काबीना को जाली काबीना करार दे के इनको गैर आइनी निगरान हुकूमत का तसलसल करार दे दिए। अच्छा, अब इसमें जो 19 रुकनी वफाकी काबीना है, इसमें जो शख्सियात हैं, ये ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के इसमें बहुत ज़्यादा अहम मरकज़ी जो हैं वो रहनुमा हैं, और हमें उनको अगर हम देखें तो ख्वाजा आसिफ़ साहब। अच्छा, ख्वाजा आसिफ़ साहब जो हैं ये 1991 से 1991 से ये पहले सेनेट और फिर 93 में ये पहली दफ़ा रुकन कौमी असम्बली बने थे। 91 और 97, यानी जो पहली नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है, तो नवाज शरीफ साहब के पुराने देरीना उनके दोस्त भी हैं, उनके रफ़ीक भी हैं। फिर उसके बाद 97, 2002, 2008, 2013, 2018 और 2024 में ये फिर दोबारा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। अच्छा, ये रहे हैं वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, पानी और बिजली और पेट्रोलियम। अच्छा, एहसन इकबाल साहब जो हैं ये भी
1993 में पहली दफ़ा कौमी असम्बली में आए थे और 97, 2008, 2013, 18, 24 में ये रुकन असम्बली और वजारत दाखिला इनके पास रही है और मनसूबाबंदी, और इनके ऊपर 2018 में कातराना हमला भी हुआ था जिसमें महफूज रहे थे। तो ये दो तो हो गए बिल्कुल जो पुराने नवाज शरीफ साहब के पुरानी जो टीम ओरिजिनल। अच्छा, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब निगरां वज़ीर आला पंजाब रहे। अभी ज़ाहिर ये तो एक बात आम है कि इनके पास होगी वजारत दाखिला, और इनका ताल्लुक जो है ये ज़ाहिर मीडिया में ये रहे, और एक CNN के लिए इन्होंने काम किया काफ़ी अरसे, फिर इनके ख़ुद मीडिया चैनल इनका। तो ये जो हैं ये अच्छा, राना तनवीर साहब जो हैं, राना तनवीर साहब जो हैं ये 1985 यानी ये 1985 में रुकने कौमी असम्बली बने थे पहली मरतबा, फिर 90 में, फिर 97 में, फिर 2008 में, फिर 2013 में, फिर 18 में, फिर 24 में। और ये वज़ीर तालीम, वज़ीर दिफाई पैदावार और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो मतलब एक बड़े एक नफीस हमारे सामने वज़ीर कानून आए। अच्छा जी, ये जो हैं ये सेनेट में 2021 में आ गए थे और ये वफाकी वज़ीर कानून रहे, तो ये भी जो है यकीनन ये इनके पास यही वजारत होगी गालिबन। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो चौधरी सालिक हुसैन साहब, शुजात हुसैन साहब के साहबजादे, वो भी वज़ीर बने। अभी इनके महकमे अभी फ़ाइनल नहीं हुए, और दो जो वज़रा हैं उनके दरमियान कोई आपस में, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन वो हाउसिंग और जो है वो इस किस्म की जो वजारतें हैं जिनमें काफ़ी कुछ मतलब माल मसाला होता है, उस पर कुछ इख्तलाफ चल रहा है। दो वज़रा इनमें से ऐसे हैं। अच्छा, और ये जो कम्युनिकेशन वाली वजारत और हाउसिंग और इस तरह की जो वजारतें हैं, तो अच्छा, बाकी इसाक डार साहब जो हैं वो ये भी हमें सियासत में 1998 से 99 तक ही सेनेट में रहे हैं। फिर उसके बाद 8 से जो है 2008 से मई, 13 से 17, फिर 22 से 23 वज़ीर ख़जाना ही रहे हैं हमेशा। कांस्टेंट एक फैक्टर पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का ख़जाना है और फाइनेंस है, उसमें उसकी तारीख़ मुकम्मल नहीं होती जब तक इसाक डार साहब का उस पर एक कलीदी किरदार ना रखा जाए। और मतलब ये फ़ाइनेंस के हवाले से हमेशा ये मौजूद रहे हैं। सनत और इन्वेस्टमेंट भी इनके पास रही है एक दौर में, और ये वज़ीर तिजारत भी रहे हैं, और ज़ाहिर है कि ये भी नवाज शरीफ साहब के पुराने रफ़का में से एक हैं। मुसद्दिक मलिक साहब ये जो हैं ये 2018 से सेनेट के रुकन है, और ये जो हैं वज़ीर मुमलिकत और वज़ीर पेट्रोलियम रहे। ये बाद में मुस्लिम लीग नून में जो नवाज में जो शख्सियात बाद में आई हैं कुछ अरसे के, यानी पिछले चंद सालों में, उनमें मुसद्दिक मलिक साहब हैं। और मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं ये पेट्रोलियम और तवानाई के ये देखें, और ये इम्पोर्टेंट वजारत थी क्योंकि ये जो खान साहब ने दौरा किया था रशिया का, रशिया से ताल्लुकात एक हमारे बहुत अरसे पहले, ये मैं अपनी उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात बड़े खिंचाव का शिकार थे, और ये सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद। और फिर उसके बाद हमें पता है 90 की दिहाई पूरी जो है वो तो ये रियासतें टूटती रहीं, बनती रहीं, कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, ये हुआ सारा हुआ। मुशर्रफ साहब के दौर में जो है वो रशिया के साथ हमारा एक बाकायदा सिलसिला, उनके साथ मरासिम शुरू हुए। और ये बात मैं इसलिए जानता हूँ कि मैंने एक चक्कर लगाया मॉस्को का 2006-07 में, तो मॉस्को में मुझे पता ये चला कि जनाब वहाँ पे मेरा ख्याल था कि बहुत ही गुस्से में भरे बैठे होंगे उस वक्त रशियंस के, भाई ये क्या हुआ है। और उस वक्त ज़ाहिर है कि एक जंग चल रही थी और ये सारा, लेकिन मॉस्को में
पाकिस्तान और मॉस्को करीब आ रहे थे उस वक्त, यानी ये नहीं कि मेरे जाने के उससे पहले से मुझे पता चला कि चंद सालों से पाकिस्तान और यानी इस्लामाबाद और मॉस्को जो है ये करीब इनकी कुर्बत है। और ये जो है ये सिलसिला उस वक्त से था, लेकिन ज़रा आहिस्ता 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 फिर बढ़ता गया। और फिर अब हम ये सूरत हाल बनी कि जब ये जंग शुरू हुई तो उसमें एक बड़ा फ़ैसला हमने ये भी किया कि हमने ऑयल के ऊपर हमने जो है, क्योंकि हमने उन पाबंदियां जो लगाई गई सारी रशिया के ऊपर, तो उसमें हमने जो बड़ी दुनिया का एक नुक्ता नज़र है, हम उस ब्लॉक में गए और हमने अपना जो ऑयल है वो रशिया के साथ शुरू किया सिलसिला। तो ये फ़ैसला यकीनन खान साहब का था, वो गए थे वहाँ। लेकिन उसके बाद जो तसलसल था कि वो जो है वो फिर मुसद्दिक मलिक साहब, और फिर ये आगे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की एक मुस्तकिल पॉलिसी भी होगी कि हम अपने फ़ैसले जो हैं वो, जैसे कि अब हमने इस वक्त किया हुआ है कि भाई ऑयल जो है वो देखें ना, सऊदी अरेबिया जो है या इंडिया जो है या यूएई जो है या अफ्रीकन ममालिक हैं सारे, वो आप देखें कि वो रशिया के साथ तिजारत कर रहे हैं। और ये ब्रिक्स अगर आगे एक बड़ा फोरम बनता है और पाकिस्तान उसका हिस्सा बनता है, जो कि मेरा ख्याल है बनेगा, मतलब है कि हम तो वो, और एससीओ का मेंबर है पाकिस्तान, बड़े फोरम्स हैं। तो ये जो है ये जो 1945 ये पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर जो ख़त्म हो रहा है, जिसमें आप देखें कि नेटो, अभी उसका भी जिक्र मैं करता हूँ, लेकिन ये कि जो सफ़ेद परचम और मुज़ाकरात वाली बात कल की थी पोप ने, तो उसका क्या रद्द-ए-अमल आया पूरी दुनिया में। लेकिन मैं ये बताऊं कि एक तरफ तो नेटो जो है वो एक तरह से कोई बहुत ज़्यादा फ़ाल किरदार नहीं अदा कर रहा और करना भी नहीं चाहता। कई मुल्क तो ऐसे हैं यूरोप में, वो कहते हैं कि हम यूरोप की एक फ़ौज बना लें, और वो यूरोप, और उस पर भी तकसीम है खैर बहुत ज़्यादा कि यूरोप क्या है, इसकी भी डेफिनेशन, शेंगन, यूरोप, EU, ये सारा बहरहाल। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो ये ऑयल के हवाले से बात हुई, तो ये एक ऐसी जो स्ट्रेटेजिक है नुक्ता नज़र। अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो वज़ीर इत्तलात होंगे और यकीनन हमें आके बताया करेंगे कि हुकूमत ने कौन से अच्छे अच्छे काम किए हैं, ख़ास तौर पे महंगाई, ख़ास तौर पे जो बाकी मामलात हैं उसमें कितनी कमी हुई और कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। तो सारी अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो अताउल्लाह तारड़ साहब के हम मुंतज़िर हैं कि वो आएंगे और हमें बताएंगे। रियासत ज़ादा साहब जो हैं ये भी हैं, और ये भी 1985 में ये सूबाई असम्बली में थे, और इनकी भी एक तवील सियासी। फिर कैसर शेख साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर, इंतहाई नफीस शख्सियत हैं। अच्छा वो हैं। फिर उसके बाद खालिद महबूब सिद्दीकी साहब MQM से, उन्होंने भी शमूलियत इख्तियार की है, और उनके अंदर बेशुमार खसूसियात हैं, लेकिन सबसे बड़ी उनकी खसूसियत ये है कि वो मेरे क्लास फेलो हैं, बल्कि क्लास फेलो भी मेरे ग्रुप फेलो रहे हैं। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी उनके अंदर खूबी पाई जाती है। फिर उसके बाद मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, ये अभी जिनका हमने चंद रोज़ से हम नाम सुन रहे हैं, ये जो हैं ये बैंकिंग कैरियर है इनका, और ये ग़ालिबन इनको ख़जाना में ये अहम रोल होगा। अलीम खान साहब, अवैस अहमद लगारी साहब और जाम कमाल साहब, तो ये जो शख्सियात हैं ये हमारे सामने। अब ये बहुत बड़ी काबीना नहीं है, मतलब है कि 19 नाम तो हैं, लेकिन अब ये अच्छा, लेकिन इसमें 2 नाम बड़े इंटरेस्टिंग हैं जिनके बारे में इतला आ रही है कि उन्होंने इनकार कर दिया हुकूमती ओहदा लेने से। एक है राना सनाउल्लाह साहब। पहले ये इतला आ रही थी कि राना सनाउल्लाह साहब काबीना में उनका वो मुशीर या मावन खुसूसी, लेकिन अब ये इतलात आ रही है, राना सनाउल्लाह साहब इसकी चाहें तो तरदीद कर सकते हैं, लेकिन इतलात ये आ रही है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो जो हैं वो शायद ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, और वो चाहते हैं कि वो सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पंजाब की सदारत है उसको अपने पास रखें, और वो पार्लिमानी सियासत में ना आए इस वक्त। तो ये राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से एक बड़ा, उनके जो करीबी ज़राए हैं वो एक बड़ा एक फ़ैसला बता रहे हैं, और ये भी कि उन्होंने ये बता दिया है नवाज शरीफ साहब को।
किराना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो। इसी तरह से दूसरी जो शख्सियत इस हुकूमत में जो जिन्होंने आने से माजरत की है, वो भी चाहें तो वो भी इसकी तरदीद कर सकते हैं, और वो भी अच्छा राना सनाउल्लाह साहब तो कुछ बाद में, लेकिन दूसरी जो शख्सियत हैं ये तो बहुत ही पुराने मुस्लिम लीग नून के साथ इनकी वाबस्तगी, और वो हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। उन्होंने भी माजरत की है कि वो भी हुकूमत में नहीं आना चाह रहे, बल्कि उनके जो करीबी अहबाब हैं वही कहते हैं कि वो तो शायद इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन ये कि उनके जो भाई हैं वो और बाकी जो हैं वो पंजाब हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन साद रफ़ीक साहब कोई भी सेनेट या मुशावरत या मुआवनत ऐसा कोई ओहदा लेने का उनका इरादा नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से बस यही शख्सियात जो हैं अभी तक वो हमारे सामने आई हैं। 2-3 शख्सियात इसमें आप देखें तो वो बाहर हमें नज़र आ रही हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब का देखते हैं कि वो आते हैं कि नहीं, लेकिन साद रफ़ीक साहब और राना सनाउल्लाह साहब का इस हकूमती सेटअप का हिस्सा ना बनने का फ़ैसला जो अभी तक हमें बताया जा रहा है, जो उनके करीबी ज़राए बता रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला होगा। और इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून की जो जो पुरानी मुस्लिम लीग नून जो कि ख्वाजा आसिफ साहब या नवाज शरीफ साहब के जो साथ के लोग थे, वो उसमें उनकी तादाद काफ़ी कम हो जाएगी इस काबीना में। शहबाज शरीफ साहब सारे लोग शहबाज शरीफ साहब के साथ तो सब काम, कोई इशू नहीं है शहबाज शरीफ साहब का। इशू जो है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के जो पुराने रुफ़का हैं उनकी इसमें नुमाइंदगी अगर साद रफ़ीक साहब नहीं आते तो फिर कम से कम तर हो जाएगी। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरी जो बात है, तो ये काबीना जब अपना करेगी, काम करना शुरू करेगी, और उसमें यह है कि ज़ाहिर है कि अताउल्लाह तारड़ साहब के ऊपर एक ज़िम्मेदारी आती है, क्योंकि इश्यूज़ बहुत से हैं, मईशत का मामला, बाकी सारे मामलात। तो मुझे नहीं पता कि औरंगज़ेब साहब अगर ख़जाना में आते हैं तो वो ख़ुद कितना बयान करेंगे। इसको यकीनन फिर अताउल्लाह तारड़ साहब का ये होगा, काम ये होगा कि वो जो भी फ़ैसले, सख्त फ़ैसले हो रहे होंगे या मुश्किल फ़ैसले जो भी कहा जा रहा है, उसको फिर जो अताउल्लाह तारड़ साहब बयान करेंगे, तो वो इस हुकूमत का फेस ऑफ द गवर्नमेंट होंगे। और साथ ही वो ये एक मुश्किल काम होता है कि इस तरह की सूरत हाल में वो बहुत सी बातें जो हैं वो बताएं इस हुकूमत की कि कैसे। लेकिन बहरहाल देखते हैं, पहले भी वो काफ़ी एक्टिव रहे हैं, इस दौरान मीडिया को देखते रहे हैं और समझते भी हैं उसकी, मीडिया की काफ़ी मामलात को। तो देखते हैं कि ये हुकूमत जो है ये किस तरह से, इनके ओहदे किस तरह से बनते हैं, और इसमें मुशीर और मावन खुसूसी और ये सारे कितने आते हैं, और फिर उसके बाद ये आगे कैसे चलता है। अब उसके साथ दूसरी जो एक हमने मुबारकबाद तो दे दी और दुआ भी की कि अल्लाह ताला रमज़ान खैरी से लेके आए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और वो बदकिस्मती ये है तमाम मैं समझता हूँ कि इंसानियत की, और इस तमाम दौर और तमाम अहद की, और ये है कि जो गज़ा है वहाँ पर जंगबंदी या जहरीत का ख़ात्मा नहीं हो सका। और कल रात चूँकि यकम रमज़ान का चाँद नज़र आ गया था, और आज वहाँ पे पहला रोज़ा था कई ममालिक में, पाकिस्तान में कल होगा और दीगर ममालिक में, लेकिन वहाँ पर जो है वो तमाम रात जो है वो गोलियां भी चलती रहीं, वहाँ पे अटैक्स भी होते रहे मुख्तलिफ़ इलाकों में, और खून बहता रहा। और ये तमाम मामलात उस वक्त हो गए जब कि प्रेसिडेंट बाइडन की तरफ से ही कहा गया था, और तमाम दुनिया, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडन ने तो बाकायदा ये बात कह दी थी, और सब लोग देख रहे थे अमेरिका की तरफ ही कि इससे पहले जो है ये खूनरेज़ी रुकेगी, लेकिन खूनरेज़ी नहीं रुकी। अच्छा, अब इसमें सूरत हाल ये बनी, और वो जो जहाज़ जो एक बात हुई थी ना कि जो प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा था कि ये जहाज़ जो है, ये जहाज़ आएंगे वहाँ से साइप्रस से और आके उसमें, तो वो 200 टन इमदाद के साथ जो जहाज़ जिसने चलना था और यहाँ पहुँचना था कहीं, उस जहाज़ में भी टेक्निकल फॉल्ट आ गए उसमें, और तकनीकी बुनियादों पे वो जहाज़ अपनी जगह खड़ा है, और यहाँ कहत से बच्चे मर रहे हैं, कहत से, भूख से, बीमारियों से रमज़ान में। और वो जो तस्वीर आ रही हैं कि जी बिल्कुल तबाही है हर तरफ से, और फिर भी वहाँ पे अज़ान हो रही है, और वहाँ पे तरावी की नमाज और नमाज़ें
जो हैं वो अज़ानें और नमाज़ें वहाँ पे पढ़ी जा रही हैं, अज़ानें दी जा रही हैं, और गज़ा और रफ़ा और ये सारे इलाके जो हैं, हस्पताल और स्कूल और पनाह गुज़ीन और ये सारे ये जो हैं ये अपनी नमाज़ों में इनकी जो है नमाज़ें वहाँ पे और अज़ानें, और साथ ही गोलियाँ और फायरिंग और ड्रोन अटैक्स। अब इसमें जो है वो जो एक बहुत अजीब व गरीब आज बात हुई है, और यहाँ पर मैं इसको ये यहाँ पे मैं यरूशलेम पोस्ट को अगर मैं दिखाऊं, तो यरूशलेम पोस्ट जो है वो ये कह रहा है, और ये बड़ी अजब बात है कि वो ये कह रहा है यरूशलेम पोस्ट कि ये जो आइडिया था ये पूरा के समंदर के रास्ते जो है ये 22वीं स्लाइड, वही कह रहे हैं कि ये जो मैरीटाइम का रास्ता है ना, ये पानी जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने ऐलान किया है, जी। तो ये नेतन्याहू का मशवरा था। ये नेतन्याहू ने कुछ 5-6 महीने पहले, ये 7 अक्टूबर के बाद नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट बाइडेन से कहा था, ये प्रेसिडेंट बाइडेन का आइडिया नहीं है, ये नेतन्याहू का आइडिया है कि वहाँ से बंदरगाह वहाँ पर लाके आप अमेरिकन एक वहाँ पे हम यहाँ से बंद कर देते हैं और आप लेकर आए वहाँ से इमदादी। तो ये यरूशलेम पोस्ट ने आज एक एक्सक्लूसिव खबर दे दी है। तो प्रेसिडेंट बाइडेन की पोजीशन मज़ीद इसके ऊपर एक अजब सी हो गई है कि उन्होंने एक ऐलान किया कि इमदाद आएगी और फ़ौज आएगी और ये होगा और बंदरगाह बनेगी। यरूशलेम पोस्ट कह रहा है ये तो नेतन्याहू का आइडिया था। तो अब ये प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए बड़ा मसला। लेकिन आप ये देखें कि कल जो है यानी ऑस्कर अवार्ड्स की सेरेमनी हुई है, तो ऑस्कर अवार्ड्स की जो सेरेमनी हुई है, जो प्रोग्राम हुआ है, जी। तो उसमें एक तो बहुत ज़्यादा मुजाहिरीन जो थे वहाँ जमा थे, और उन्होंने सड़कें भी रोकी और मुजाहरा भी कर रहे थे और नारे भी लगा रहे थे फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि बहुत से जो ऑस्कर अवार्ड की तकरीब में जो शरीक लोग थे, उन्होंने वो एक पिन यहाँ पे रेड कलर की पिन और साथ उसके वो ब्लैक एंड वाइट सीज़ फायर जो है सीज़ फायर फॉर आर्टिस्ट फॉर सीज़ फायर करके एक तंजीम है, तो उसके वो पिन्स अपनी दे रहे थे, और ये इन्होंने यहाँ पे सीज़ फायर की वो पिन्स लगाई हुई थी। और जो बेहतरीन इंटरनेशनल फ़िल्म का जो अवार्ड मिला डायरेक्टर का, वो मूवी है जोन ऑफ इंटरेस्ट। तो जोन ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको जो है उसके डायरेक्टर हैं जोनाथन ग्लेजर। तो उनको जोन ऑफ इंटरेस्ट जोनाथन ग्लेजर जो हैं, उन्होंने अपनी पूरी जो तकरीर है, तो उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया, और फिर उन्होंने तकरीर का बहुत बड़ा जो हिस्सा था उसमें उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइली जाहिरियत के ख़िलाफ़ और फौरी तौर पे जंग बंदी का उन्होंने मुतालबा किया। और जब वो ये बात कर रहे थे, तो तमाम तकरीबन ऑस्कर अवार्ड में जो मौजूद लोग थे वो उसमें जज्बाती भी थे और उनकी तारीफ़ भी कर रहे थे। तो ये कल ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में भी तस्करा आया गज़ा का। अच्छा, अब इसमें 2-3 मामलात बड़े अजब से हो गए हैं कि ये जंग जो है ये अब अगर जाहिरियत रहती है जारी, तो अब क्या? क्योंकि एक तो है बिट्रेयल का, और ये जो है ना कि हमारे साथ झूठ बोला गया है, ये है तमाम, ना सिर्फ ये जो है ये बात गज़ा या मगरबी किनारे या बाकी जगहों पे हो रही है, ये बात इस्लामी मुल्कों में भी है, यूरोप में भी है, चाइना, मॉस्को, हर जगह पे है कि ये आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने अरसे तक CIA चीफ पेरिस में बैठे रहे, फिर वो कायरा बैठे रहे, फिर यहाँ बैठे रहे, फिर प्रेसिडेंट बाइडेन फ़ोन करते रहे अमीर कतर को, फिर एक बात होती रही कि भाई ये 2 रियासती हल की तरफ जाना है, आगे जंग ख़त्म होनी चाहिए, इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए। सऊदी अरेबिया ने पूरा डेलीगेशन पूरी दुनिया में गया, सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद है, और रमज़ान अब शुरू हो गया। और वहाँ पर अब जो है रमज़ान जो शुरू हुआ, तो इस रमज़ान के शुरू होने के साथ ही एक तो नेतन्याहू जो हैं वो जर्मन मीडिया को उन्होंने आज इंटरव्यू दिया, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने कल एक बयान दिया था बहुत ही अब प्रेसिडेंट बाइडेन, मुझे नहीं पता कि उनका क्या, उनके बयानात की क्या अहमियत रह गई, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने बयान दिया था कि जी वो जो रफ़ा है, अच्छा गज़ा शहर अंदर दरमियान में, और रफ़ा जो कि जनूब का इलाका है उसमें डिफरेंस। तो रफ़ा का जो है जहाँ पर तकरीबन आधी
आबादी गज़ा की, बहुत से लोग तो शहीद हो गए। अभी ये तादाद हो गई है कोई 32,000 के करीब पहुंच रही है शुहदा की। 32,000, यानी अब हम अभी की बात है, हम इसको डिस्कस करते 4,000 हो गए, 8,000 हो गए, 6,000 हो गए, तो ये 32,000 शहीद हो चुके हैं अब लोग। तो ये जो है ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि रफ़ा पे अगर होगी ऑपरेशन होगा और ये सारा चीज़, और रफ़ा के बारे में इजिप्ट यहाँ तक कह चुका है कि हम मुआहदा ख़त्म कर देंगे। और रफ़ा में जो तकरीबन आप समझे कि 14 लाख जो वहाँ पे पना गुज़ीन बयान हो रहे हैं कि 22 लाख में से 14 जो बची आबादी वो सारी यहाँ आ गई, कोई ज़ख्मी हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में, कहत से बच्चे मरे। तो यहाँ पर अब नेतन्याहू ने कहा है कि यहाँ पर मैं ऑपरेशन का आगाज़ करने जा रहा हूँ और मुझे बाइडेन की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि जो हमास के नंबर 3 लीडरशिप को हमने मार दी है, पहला और दूसरे जो हैं वो अभी बाकी है, और हम हमास को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि किसी सूरत, नेतन्याहू ने जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने कहा किसी सूरत हमें जो है ये हम कबूल नहीं करते कि दूसरी जो रियासत है फ़लस्तीनी रियासत या 2 रियासती हल और ये सारी बातें, इनको हम किसी भी सूरत जो है वो कबूल नहीं करते। अच्छा, ये जो बात है इसके बाद ये एक तरह से आप समझें कि वो 2 रियासती हल और ये सारे मामलात को जो है उन्होंने आज इसका ख़ात्मा कर दिया, क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कोई 2 रियासती, कोई फ़लस्तीनी रियासत किसी सूरत नहीं बनेगी। और यहाँ पर जो है वो मतलब हम बस इसराइली होगा, कोई फ़लस्तीनी रियासत अगर तसव्वुर करता है कि फ़लस्तीनी रियासत होगी और ये सारा, तो ये अब ये वो सारा जो OIC का या इवन अमेरिका का या इवन यूरोप का या पूरी दुनिया का जो 2 रियासती हल था, नेतन्याहू ने कहा कि हम तो फ़लस्तीनी रियासत, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं बनने दूँ यहाँ पे, और कोई 2 रियासती, ये जो फार्मूला और माहदे हो रहे थे मुझे तो नहीं पता था और मैं नहीं इसको मानता। अच्छा, तो अब ये हो गया एक बिल्कुल आप समझें कि एक ख़त्म मामला हो गया, एक जगह पे ख़त्म हो गया कि 2 रियासती हल भी ख़त्म हुआ। यानी वो 2 रियासती फार्मूला जो ओस्लो एकॉर्ड और जिसके ऊपर फिर हमास बनी थी कि जी वो हमास का इख्तलाफ इसलिए हुआ था अपना फ़तह के साथ कि ये जो है हमास का ही कहना था कि ये पहली इंतफादा दूसरी इंतफादा इसीलिए हो रही है कि जी वो हुई थी इसीलिए कि वो कहते थे कि इसराइल नहीं मानेगा और ये आबादकारियाँ कर रहे हैं, ये तो नहीं मानेंगे, ये तो जगह ही। अब जनाब नेतन्याहू ने कल जो इंटरव्यू दिया, सुबह दिया बल्कि, वो उन्होंने कहा कि वो मैं नहीं मानता, दूसरी रियासत सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, उसके साथ ही जो अबू उबैदा हैं, अबू उबैदा जो हैं ये हैं जनाब अलक्सा ब्रिगेड के जो तर्जुमान है वो भी उसके बाद जब ये गुजर गया वक्त तो TV पे आए, टेलीविज़न पे उन्होंने आके मैसेज दिया इस्माइल हानिया की तरफ से और हमास की क़यादत की तरफ से, और उन्होंने उसमें ये कहा कि जी ये एक तो ये है कि रमज़ान, और उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वहाँ शहादतें हो रही हैं और जो हो रहा है फ़लस्तीनियों पे, मुसलमानों पे, सारी दुनिया देख रही है, और ये सब जो है ये इसराइल जो है उसने, और ये पहले ही दिन से हमारा मौक़िफ़ था कि इसराइल कभी किसी सूरत ही 2 रियासती हल की तरफ नहीं जाएगा, और आज वो तय हो गई बात। अच्छा, लेकिन हमास ने जो इसमें फिर मुतालबा किया, अभी हमास ने प्रेसिडेंट बाइडेन से कहा है कि आपने दुनिया को ज़बान दी है, आपने तमाम मुसलमानों को ज़बान दी है, तमाम यूरोप को आपने कहा है, तमाम अमेरिकन को आपने कहा है, सबको आपने ये कहा है कि आप जो हैं वो 2 रियासती हल के लिए आगे बढ़ेंगे, और ये आप ही का फार्मूला था। तो वो कह रहे हैं कि जंगबंदी करवाई जाए, और अब बार बार कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा, अबू उबैदा जो है उन्होंने कहा कि ये जो महीना है ये मुसलमान ये ज़हन में रखें कि मस्जिद अक्सा है और किबला अव्वल है, तो यहाँ हम उसके लिए अब नहीं जाने दे रहे हैं। आप फ़लस्तीन को भूल जाएं, आप फ़लस्तीनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत सब भूल जाएं, आप ये देख लें कि हम यहाँ पे क्योंकि झड़पें हो रही हैं, कल भी हुई हैं और आज भी हो रही हैं मस्जिद अक्सा, तो ये मस्जिद अक्सा जो है ये किबला अव्वल है और इसके लिए हम जाने दे रहे हैं। तो ये महीना जो है ये हमारे लिए जिहाद का महीना है, मंथ ऑफ जिहाद उन्होंने करार दे दिया हमास ने। अच्छा, इसके ऊपर जनाब फिर वो गैलेंट आए दोबारा, उन्होंने कहा कि हमारे सब्र का, इसराइल ने कहा हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, अब हमें आजमाया ना जाए। ये जो हमास अब बात कर रही है कि यहाँ झड़पें होंगी और
अब हम बिल्कुल इस बयान के बाद तो इनको बिल्कुल कुचल देंगे और हम किसी सूरत जो है ना, मतलब इनको हम कुछ करने नहीं देंगे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल बदकिस्मती से बन गई अचानक, जिसमें अब हम ज़ाहिर है कि खबरें झड़पें हो रही हैं, मस्जिद अक्सा में ये हो रहा है और वो इमदाद वहाँ पे रुक गई है। मिस्र जो है वो देख रहा है कि ये रफ़ा के ऊपर अगर ऑपरेशन शुरू हुआ तो क्या होगा। उर्दन के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि उर्दन के अंदर मैंने पहले भी बात की थी कि उर्दन की अक्सरियत फ़लस्तीनी, मतलब फ़लस्तीन के अंदर ही उर्दन बना हुआ है बाद जी। में। तो जो इशू है वो ये है कि अब इसको कैसे आगे मामला जा रहा है बदकिस्मती के साथ, ये अच्छी ख़बर नहीं है पूरी दुनिया के लिए। और जी। ये खूनरेज़ी वहाँ पे हो रही है, तो हमारी तो अल्लाह से दुआ है कि अब भी ये जाहिलियत रुके किसी तरह से, और लोग जो हैं वो, ये अमन आश्ती का महीना है, इसमें दुनिया जो है वो, और मुसलमानों का तो मुक़द्दस तरीन महीना है, तो ये ऐसा कभी हुआ नहीं है सही कि जो इस वक्त हो रहा है। कम से कम हमारी याददाश्तों में ऐसा नहीं है कि रमज़ान का भी एहतराम ना किया गया और मुसलमानों को के साथ ये हो रहा हो। ठीक हो बेटा। और एक उन्होंने ये भी कहा है कि 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान, हमास ने ये भी कहा है, मैंने कहा 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान ये ज़हन में रखेंगे हम क़िबला अव्वल के लिए जान दे रहे हैं, तो ये बड़ा। और साथ ही फिर इसराइल, ये अब हुआ क्या है इसकी कहानी सामने आएगी आहिस्ता आहिस्ता कि ये मतलब मैं, ये तो हो नहीं सकता कि अमेरिकन यहाँ तक जाएं कि वो चाइना और मॉस्को को इन्वॉल्व कर लें इसमें दरमियान में, और पूरी दुनिया OIC और फिर हर एक से वो बात करें और फिर उसके बाद नेतन्याहू बात ना सुने। तो ये सूरत हाल काफ़ी इस वक्त मेरे ख्याल से एक बहुत ही पेचीदा और अफसोसनाक सूरत हाल हो गई है। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, JUIFA ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला किया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? रमज़ान के बाद गालिबन जी। उन्होंने ऐलान किया है, और उससे पहले अभी तो रमज़ान का आगाज़ है, फिर उसके बाद किस तरह से वो अकेले क्या उसका तरीक़ाकार क्या होगा तहरीक का, सड़कों पे होगी या क्या, अभी उसका कोई ऐलान तो हुआ है लेकिन उसका कोई अकेले करेंगे वो जमात करेगी या किसी और के साथ करेगी, और क्या तरीक़ाकार होगा, तो अभी उसका इंतज़ार करते हैं कि क्या उनकी तरफ से हतमी मामला सामने आते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था कि एक तो ये जो मशरिक़ वस्ता की हालात और जो मगरबी एशिया का कह लें या पूरी दुनिया जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से बेचैनी है। और मैं इकोनॉमिस्ट आज देख रहा था, ये 13 अगर हम दिखा सकें तो जो उनकी आज की इसके, द ब्लड शेड इन गज़ा इज़ सेट टू रेश थ्रू रमज़ान। अच्छा, अब ये रमज़ान में जो खूनी जंग है ये विदाउट अ सीज़ फायर, ये खूनरेज़ी वहाँ जारी रहेगी। और जो 10वीं स्लाइड अगर हम देखें यहाँ पे, एसोसिएटेड प्रेस ये कह रहा है कि पैलेस्टीनियन इन गज़ा बिगिन रमज़ान विद हंगर वर्सनिंग एंड नो एंड इन साइट टू इसराइल हमास वॉर। तो ये, और न्यूयॉर्क टाइम्स अगर फर्स्ट स्लाइड देखें तो रमज़ान बिगिन्स एट हंगर एंड फियर स्टॉक गज़ा। तो ये जो पूरी एक सूरत हाल दुनिया में बन गई है, तो ये तो तवक्को ये थी कि ये और मैंने आपसे कहा ना कि इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि हमें मज़ीद ना आजमाया जाए। तो अब ये मामलात कहीं ख़राबी की तरफ जाने के इसके इम्कानात हैं। और ये जो मामलात अगर ख़राबी की तरफ ही जाते हैं, और जॉर्डन ख़ास तौर पे ये बात कह रहा है, जॉर्डन और बाकी मुल्क ये कह रहे हैं कि ये जो मामलात हैं, और मैं अरब न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, ये 21 अगर हम अरब न्यूज़ के एग्जैक्टली देखें कि जॉर्डन सेज़ कि इसराइल अल-अक्सा मॉस्क रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वहाँ पे जो रोक रहे हैं आर पुशिंग टूवर्ड्स एक्सप्लोजन। अच्छा, अरब न्यूज़ ने ये इसको इस तरह से ये बात की है। तो बात यह है कि अब ये तमाम दुनिया जो है ये अब देख रहे हैं सारा मामला, और वहाँ हिज़्बुल्लाह जो है उनका मामला बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है, उनके साथ एक अलग मुआहदे हुए हैं, और वो अब वहाँ पे सैयद हसन नसरुल्लाह का ऐलान करते हैं, यहाँ से तो इस्माइल हानिया ने ऐलान कर दिया। दूसरा जो मामला है वो है कि यूक्रेन की जंग, जो यूक्रेन की जंग ने भी लपेटे में लिया हुआ है दुनिया को। दो ये मामला जो हैं, एक जाहिरियत और एक जंग। वहाँ पे जो ज़ेलेंस्की हैं
एक तो उन्होंने शदीद मजम्मत की, ज़ेलेंस्की ने मजम्मत की है पोप की, जी। और उन्होंने कहा है कि ये हमारे जो मामलात हैं, वो जो उन्होंने कहा था ना सफ़ेद परचम लेके, और बेहतर है कि शिकस्त तस्लीम करके प्यूटिन के साथ बैठ जाएं, तो ज़ेलेंस्की ने उसके ऊपर बड़ी बात की है कि जी ये हमारे मामलात में दखल ना दें, और बड़े दुख का इजहार किया है, और ज़ेलेंस्की बोले हैं उसके ऊपर। लेकिन इसके ऊपर जो एक बहुत अजब बात हुई है, वो हुई है कि साबिक प्रेसिडेंट ट्रंप से जो है वो मुलाकात हुई है, और ये जो है ये मुलाकात हुई है हंगरी के जो वज़ीर आज़म है विक्टर ऑर्बन, उनकी मुलाकात हुई है ट्रंप से। तो ट्रंप से जो मुलाकात हुई है, तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि, मैं बीबीसी को कोट कर रहा हूँ, ये बयान अजब बयान है, मतलब ये अंदाज़ा लगाएं कि मतलब एग्जैक्ट उसको दिखाना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि जी ट्रंप के पास पूरा एक नक्शा है यूक्रेन और रशिया की जंग का, और वो ट्रंप एक फूटी कौड़ी पैनी को अब क्या कहा जाए, मतलब एक फूटी कौड़ी वो ट्रंप नहीं देगा यूक्रेन को। अच्छा, हंगरी के जो ये विक्टर ऑर्बन ने, इन्होंने तो ये बहुत करीब हैं ट्रंप के, तो इन्होंने तो कहा है कि भाई ऐसा है कि वो तो फूटी कौड़ी नहीं देगा। ये ज़हन में रखें कि हंगरी और टर्की दो मुल्क थे जो जिनकी तरफ से नेटो शमूलियत के ऊपर काफ़ी तरह, तो और उन्होंने कहा कि ट्रंप जो है वो जो कह रहे हैं ना, ट्रंप के 24 घंटों में मैं ख़त्म करूँगा जंग को, तो ट्रंप के पास कंप्लीट प्लान है, और वो फूटी कौड़ी यूक्रेन को नहीं देगा। वो टोटल इमदाद ट्रंप बंद करेगा, और जब इमदाद बंद कर देगा तो यूक्रेन के पास पैसे नहीं होंगे लड़ने के लिए, जंग बंद ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये एक अजीब व गरीब सी बात हुई। तो मीडिया ने फिर कोशिश की है कि ट्रंप साहब से रब्ता हो। एक दफ़ा ट्रंप साहब जो है वो अफगानिस्तान के बारे में भी इस तरह की बात कर चुके हैं कि कोई इशू नहीं है, एक दो बम गिराएंगे और चंद लाख या पता नहीं कितने करोड़ लोग मर जाएंगे और मसला हल हो जाएगा। तो अब वो कह रहे हैं कि, तो उन्होंने कहा, जो इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने पूछा कि क्या प्लान है, मतलब ये जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर से सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा प्लान ये है कि पैसे देना बंद कर देंगे यूक्रेन को, यूक्रेन के पास पैसे ही नहीं होंगे लड़ने के लिए, जब ये लड़ने के लिए पैसे नहीं होंगे जंग खत्म हो जाएगी। तो ये क्या, ये तो बहुत ही ये प्लान है 24 घंटे के अंदर जंग खत्म करवाने। तो ये इसका मतलब है ये तो फिर रशिया जीत जाएगा ना जंग, फिर तो रशिया खा जाएगा यूक्रेन को। तो ये एक अजीब सा बयान है जिसमें नेटो के ममालिक भी अब इस वक्त वो देख रहे हैं, क्योंकि अभी वो बात इसलिए नहीं कर रहे इस पर खुल के, क्योंकि सदारती इलेक्शन में वही है कि या ट्रंप है या बाइडेन है, तो आगे उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से भी चलना है, तो साथ चलना है, तो वो खुदा खामोशी से इस बयान को देख रहे हैं, क्योंकि ये नेटो के मुल्क के अंदर से ही बयान आया है, हंगरी के अंदर से। अच्छा, फिर उसके बाद जो ये सूरत हाल बिगड़ रही है जो यहाँ पे गज़ा के हवाले से, लेकिन उसके साथ ही चाइना ने और रशिया ने ये ऐलान किया है कि ये चाइना का मीडिया इसको कोट कर रहा हूँ मैं, और वो अपनी जो फ़ौजी मशकें हैं, ये मैं 19th स्लाइड को मैं यहाँ पे 19th और 20th, चाइना, ईरान और रशिया यहाँ पे खलीज अदन के पास अपनी बहरी मशकें शुरू कर रहा है। अच्छा, ये इसकी टाइमिंग जो है ये बड़े सिंबॉलिक हैं, 11 से 15 तारीख तक ये जारी रहेंगी। अच्छा, और यहाँ पर 45वां फ्लीट चाइना की नेवी का पहुँचेगा, जिस पे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर उरमची के नाम से, ठीक है, और फिर उसके बाद मिसाइल फ्रिगेटें हैं और बाकी पूरा लेटेस्ट उनके पूरा उन्होंने ये बताया है चाइना के मीडिया ने आज। और साथ ही यानी यहाँ पर ये सूरत हाल हमें पता है कि यहाँ क्या सूरत हाल है बहर अहमर में, तो यहाँ चाइना, रशिया और ईरान की एक्सरसाइजेज हो रही हैं इसी दौरान। और ये अब मैसेज किसको जा रहा है वो हर एक को पता है, वो मैसेज जो है वो जा रहा है हुतीज़ को, और बाकी वो जा रहा है कि जो मुल्क यहाँ पे अपना जो कोलिजन बनी थी बहर अहमर में कि यहाँ से रास्ता खोला जाए, तो यहाँ पे चाइना और रशिया और चाइना ने, और फिर चाइना ने ये साथ खबर दी है, ये फिर मैं 20th स्लाइड, कि रशियन वॉरशिप्स जो हैं वो ईरान में पहुँच गए हैं ड्रिल्स के लिए। रशियन वॉरशिप्स ईरान में पहुँच गए हैं, चाइना ज्वाइन करने जा रहा है, और ये शुरू हो जाएंगी आज कल, यहाँ पे मशकें शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब ये जो पूरी सूरत हाल है ये तो एक यानी अब ये बढ़ रही है, यानी अब कहते हैं ना कि अब ये मज़ीद इसमें
वहाँ से ख़बरें आएंगी, झड़पें होंगी मस्जिद अक्सा में, और वहाँ पे रोकेगी उनकी आर्मी, यहाँ पे और शहादतें होना शुरू होंगी, उर्दन के हालात। फिर ये रफ़ा के अंदर कह रहे हैं कि मैं ऑपरेशन करूँगा, हर हाल में करूँगा। और ये रफ़ा में ऑपरेशन करने का मतलब ये, इस पे तो यानी ये अगर मुझे नहीं पता कि इनका क्या है, इजिप्ट क्या करता है और जॉर्डन क्या करता है, लेकिन ये वो मुल्क हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की कि ये यहाँ पे जंगबंदी हो जाए। लेकिन ये है कि, और सारी अरब दुनिया ने की, सारी ओआईसी ने की, सारे यूरोप ने की, पूरी दुनिया ने की। लेकिन इसमें यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये मामला ये क्या ख़राब होगा सिर्फ अगर ये झड़पें होती हैं और गिरफ्तारियाँ शुरू हो गए हैं, अभी थोड़ी देर में आनी शुरू हो जाएंगी कि मस्जिद अक्सा में झड़पें हो रही हैं। तो ये जो है, ये अगर मामलात इस तरफ जाते हैं तो सवाल ये है कि क्या ये पॉसिबल होगा कि इसको आगे फैलने से रोका जा सके, क्योंकि रमज़ान का महीना है और तरावी पे वो मस्जिद अक्सा की तरावी जो है वो तो लोग किसी भी सूरत जो है वो मुसलमान तो वहाँ जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये मामला उर्दन और इस पे मिस्र का क्या होगा अगर रफ़ा में ऑपरेशन जारी रहता है। और सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया एक तो वहाँ पे वली अहद और वज़ीर आज़म सामने आते हैं मोहम्मद बिन सलमान, लेकिन आज जो उनके बादशाह हैं शाह सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़, उन्होंने बहुत सख्त बयान दिया है, उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ बहुत सख्त बयान दिया है। और क्योंकि ज़ाहिर है कि सऊदी अरेबिया जो है वो सऊदी अरेबिया, अच्छा टर्की का भी रिस्पॉन्स आना बाकी है अभी बाकी मुल्कों का, कि भाई वो, अच्छा वो सब दरमियान में उन सब ने पूरी कोशिश की कि ये मतलब एक ऐसी जगह पे नेतन्याहू लेकर आ गया है कि जहाँ वो कह रहा है कि मैं फ़लस्तीनी रियासत को नहीं मानता। मतलब वो कह रहे हैं कौन सी फ़लस्तीनी रियासत, मतलब है कि दो रियासती जो फार्मूला और जो बात चल रही थी जिसके ऊपर पाकिस्तान का भी स्टांस था और सारी दुनिया का स्टांस था, तो उसने नेतन्याहू ने उस ऑप्शन को ही ख़त्म कर दिया। सही। तो ये अब एक ऐसा मामला है जो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में देखना ये है कि ये कहाँ तक जाता है, कहाँ तक ये मतलब इसको संभाल सकती है दुनिया, और कहाँ तक जो है वो कोशिश क्या अभी भी मुमकिन है कि ये जंगबंदी हो जाए और जारियत रुके। तो एक जहाँ दुआओं के साथ हम रमज़ान का आगाज़ कर रहे हैं, वहाँ एक बहुत दुख और तकलीफ़ भी है कि हमारे जो फ़लस्तीनी इस वक्त वहाँ पे भूख से मर रहे हैं और जो ज़ख्मों से चूर रहे हैं और दम तोड़ रहे हैं वहाँ पे, तो अल्लाह ताला अपना करम करे सब पे। आमीन जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।